आप सभी लॉ स्टूडेंट का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे इस वीडियो की थंबनेल में देख चुके हैं, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के लिए बीए एलएलबी 9वें सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 जो पेपर जनवरी 2024 में हुआ था 9वें सेमेस्टर के लॉ स्टूडेंट का, अभी उनका वर्तमान में जुलाई में 10वें सेमेस्टर के पेपर चल रहे हैं। जैसे ही उनके पेपर होंगे, उनके क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछे गए थे उसका भी हम आप लोगों को वीडियो उपलब्ध करा देंगे। इसलिए आप लोग हमारे पेज वीडियो प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ पर आपको 4-5 साल पुराने पेपर मिल जाएंगे। अगर आपने उन्हें तैयार कर लिया तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की हेल्प, अगर क्वेश्चन पेपर, किसी भी प्रकार के नोट्स या एलएलबी, बीए एलएलबी, एलएलएम से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आप लोगों को अपना नंबर दे देंगे, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। एग्ज़ाम में 3 घंटे का समय दिया जाता है और 60 नंबर का पेपर पूछा जाता है। पेपर देखते समय या वीडियो देखते समय आपको यह नहीं देखना है, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट है जो एलएलबी, बीए एलएलबी कर रहा है, उसके मन में डाउट होता है यह पेपर किस यूनिवर्सिटी का है। यूनिवर्सिटी से आपको क्या लेना देना, आपको अपना सब्जेक्ट देखना है और उस सब्जेक्ट के पेपर देखना है कि एग्ज़ाम में किस तरह के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है एविडेंस एक्ट 1872, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2024। पहला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2024 से विवादक तथ्य एवं सुसंगत तथ्य को परिभाषित कीजिए। संक्षेप में विवादक तथ्य एवं सुसंगत तथ्य के बीच के अंतर को समझाइए। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया, सुकृति किसे कहते हैं, कौन कौन व्यक्ति सुकृति कर सकते हैं और कब उसका प्रयोग करने वाले व्यक्ति के हित में प्रमाणित की जा सकती है। सुकृति का साक्षिक मूल्य क्या है। तीसरा, मृत्युकालीन घोषणा क्या है, यह कैसे सिद्ध की जाती है और कौन सा सिद्धांत है जिसके आधार पर मृत्युकालीन घोषणाएं साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होती हैं। निर्णीत वादों की सहायता से मृत्युकालीन कथन की सुसंगतता को समझाइए। यानी कि तीसरे प्रश्न में आपसे मृत्युकालिक कथन है जो 1872 की एविडेंस एक्ट था, उसमें धारा 32 में बताया गया था। इसमें आप लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने एविडेंस एक्ट जो नया आया है 2024 में, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसको अभी पढ़ा नहीं है। लेकिन हम अगर आपको उसके नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। इसके बाद चौथा, विशेषज्ञों की राय से आप क्या अभिप्राय है। यह कथन की राय केवल एक निष्कर्ष है तथा निष्कर्ष निकालना न्यायालय का कार्य है। व्याख्या कीजिए, क्या इसके कोई अपवाद है। जो 1872 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम था, उसमें विशेषज्ञों की राय को 45 से 51 तक
रखा गया था, उसी के बारे में आपको इसमें लिखना है। लेकिन जो धारा है उसको चेंज कर दिया गया है, जो नया एविडेंस एक्ट आया है 2024 का। इसके बाद 5वां, किन परिस्थितियों में किसी दस्तावेज का द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है? अगर आपके पास प्राथमिक साक्ष्य नहीं है या प्राथमिक साक्ष्य कहीं पर खो गया है, ऐसी परिस्थितियों में कि कहीं मिल नहीं रहा है या आपसे काफ़ी दूर है, आने जाने में बहुत खर्चा हो जाएगा, इसलिए आप ऐसी स्थितियों में न्यायालय में द्वितीयक साक्ष्य यानी कि सेकेंडरी एविडेंस प्रस्तुत कर सकते हो, लेकिन उसका रीजन आपको लिखना होगा। प्राथमिक यानी कि जो साक्ष्य था क्यों नहीं है आपके पास। अगर न्यायालय आपके रीजन से संतुष्ट है तो आपको आदेश दे सकता है कि आप न्यायालय में द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करें। इसके बाद 6वां, सह अपराधी कौन होता है? सह अपराधी की साक्ष्य की ग्राह्यता एवं मूल्यांकन के नियमों को संक्षेप में समझाइए। दोस्तों, 6वें प्रश्न में पूछा गया था सह अपराधी कौन होता है। मान के चलिए 5 व्यक्तियों ने मिलकर अपराध किया, उनमें से एक व्यक्ति को सरकारी गवाह बना लिया जाता है उन चारों के विरुद्ध गवाही देने के लिए। अगर तब ऐसी स्थिति में यह होता है जब मानकर चलो कोई गवाह देने के लिए नहीं मिल रहा है, तो उन्हीं व्यक्तियों में से अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध गवाह देने के लिए कहा जाता है कि अगर तुम गवाह दे दोगे इन व्यक्तियों के खिलाफ तो तुम्हारी सज़ा माफ़ कर दी जाएगी। ऐसे व्यक्ति को हम सह अपराधी मानते हैं। इसके बारे में पूछा गया था। 7वां, दस्तावेजी साक्ष्य मौखिक साक्ष्य का अवजन करती है। इस कथन की साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों की सहायता से विवेचना कीजिए। 8वां, सबूत का भार एवं सबूत करने का भार समझाइए। सबूत का भार, मानकर चलिए दोस्तों कोई लड़का और लड़की की शादी होती है, तो लड़के के घर वाले उस लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, लेकिन वह लड़की दहेज के कारण मर जाती है, तो अब कौन साबित करेगा वह लड़की मरी है? सबूत का भार किस पर होगा, लड़की के ऊपर कि लड़के के ऊपर? ऐसी स्थिति में डाउट होता है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट है लड़की के परिवार के ऊपर कोई भार नहीं होगा सबूत का। अगर लड़की के परिवार वालों ने एफआईआर में लिखवा दिया है कि लड़के वालों ने हमसे दहेज मांगा और दहेज के कारण ही हमारी लड़की मरी है, तो यह भार लड़के के समस्त परिवार के ऊपर होगा कि अब वह साबित करें लड़की मरी है दहेज के कारण कि किसी अन्य कारण से। इसलिए सबूत का भार पूरा लड़के के ऊपर चला जाएगा और लड़के के परिवार वालों के ऊपर। यह कहलाता है सबूत का भार। इसके बारे में आपको लिखना था 8वें प्रश्न में। इसके बाद 9वां, विबंधन यानी कि विबंधन के सिद्धांत की निर्णित वादों के साथ व्याख्या कीजिए। विबंधन यानी कि स्टॉपल यानी कि रोक देना। इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 115 में परिभाषित किया गया था स्टॉपल को। इसके बाद 10वां, पक्षद्रोही साक्षी से संबंधित विधि की विवेचना कीजिए। इस प्रकार बीए एलएलबी 10वें सेमेस्टर में यह 10 प्रश्न पूछे गए थे। आने वाले समय में
आपका पेपर होगा। तो अब जो नया साक्ष्य अधिनियम आया है, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2024, उससे पूछे जाएंगे। लेकिन आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे इसी पेपर से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा संशोधन नहीं हुआ है। केवल जो सेक्शन हैं उनको इधर का उधर कर दिया गया है और खास संशोधन नहीं हुआ है। इसलिए प्रश्न तो यही रहेंगे। इसलिए आपको इन्हीं क्वेश्चन पेपर के प्रश्न ही तैयार करने हैं। अगर आपको यह वीडियो और जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आप लोगों को अपना नंबर दे देंगे, तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।